आज के लेक्चर में वी आर गोना सी कि बोर्ड में आपका पेपर कैसे चेक होता है, कैसे आपके पेपर पे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं एंड कौन से ट्रिक्स एंड टिप्स आपको यूज़ करने चाहिए सो एज़ टू इम्प्रूव द प्रेजेंटेशन ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। देखो बहुत बच्चों को क्या होता है कि दे नो एवरीथिंग, बट द पॉइंट इज़ दैट हाउ यू प्रेजेंट दैट टू द इन्विजिलेटर और द चेकिंग पर्सन। तो वो जो चेकिंग पर्सन है ना, उसके पास टाइम नहीं होता। लिटरली जो टीचर्स जो चेक करते हैं आपके बोर्ड के पेपर, उनको दिन में लगभग 20-25 पेपर्स चेक करने होते हैं एंड यू नो बोर्ड का एक पेपर कम से कम 32 पेजेस का होता है। तो ऐसे 25 पेपर एक दिन में चेक करने होते हैं, तो उनके सिर पे भी बहुत बड़ा भार रहता है। तो उस केस में दे आर नॉट गोना रीड योर कंप्लीट आंसर। ठीक है, आपको केवल जो क्वेश्चन में मांगा है, आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करना है तो आपको इन्विजिलेटर को सबसे ईजीएस्ट पॉसिबल वे में अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है। मतलब उसको ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। इन्विजिलेटर देखे कि हाँ ठीक है, इस बच्चे ने यहाँ पे आंसर लिखा है और वो नंबर देता चले। तो इन्विजिलेटर को अगर आसानी होगी तो वो टेंशन फ्री रहेगा, उसको गुस्सा नहीं आएगा, तो आपको भर भर के नंबर देगा। एंड इफ़ द इन्विजिलेटर फील्स द प्रॉब्लम इन चेकिंग योर पेपर, तो आप लिख के रख लो कि आपको वो जितना आप डिजर्व करते हो उतना आपको नहीं देगा। बोर्ड्स के टाइम पर आप केवल ध्यान रखना कि जो रिविजन्स है केवल रिविजन करना। ठीक है, ये नहीं कि आप पूरा सिलेबस लेके बैठ गए, नहीं, केवल जो आपके रिविजन्स हैं एक ऊपर ऊपर से, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। मैंने देखा था जो डेट शीट आई थी, तो ज़्यादा दिन का गैप नहीं, बीच में एक ही 2 दिन का गैप है, जैसे एसएसटी हिंदी में 2 ही दिन का गैप। तो वैसे केस में आपको बहुत बार कम कम दिन का गैप मिलेगा। ठीक है, तो बस सिलेबस को क्विक रिविजन करना है। आप अभी जैसे क्वेश्चन पेपर जितने आप बुकलेट्स बनाते हो, जितने आप सैम्पल पेपर्स बनाते हो, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है ना, उन क्वेश्चंस को आप हाईलाइट कर लो, उन क्वेश्चंस को आप कहीं लिख लो। तो आपको क्या होना, आपको पता रहेगा कि भाई मेरे पूरे किताब में मुझे बस इस पन्ने में जितना लिखा है वो नहीं आता है। अब मैं बस इस पन्ने को लिख लूँगा, किताब तो मुझे आता ही है, इस पन्ने को भी अगर मैं याद कर लूँ, इस पन्ने को मैं समझ लूँगा, इस पन्ने को मैं सीख लूँगा, माई होल सिलेबस इज डन। तो वो करना है। तो आप एक शीट में जितने आपको क्वेश्चंस नहीं आते वो आप लिख लीजिए, और फिर आप केवल बोर्ड्स के पहले केवल उस शीट को पढ़िए। बुक का तो आता ही है ऑब्वियसली, जो नहीं आता है उसको पढ़ना है, उसको पढ़ लीजिए, पूरा क्लियर हो जाए आपका सिलेबस। आपका सिलेबस ऑन योर फिंगर टिप्स होगा। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द ट्रिक्स, टिप्स एंड एवरीथिंग दैट यू विल नीड फॉर द सीबीएसई बोर्ड्स। लेट्स क्रैक इट। बहुत आसान है। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड्स and do subscribe to my channel and share this video to all your friends so that more and more children can benefit from my video and they will get to know कि भाई क्या कैसे होता है सीबीएसई में। 500 का पेपर होता है, 5 सब्जेक्ट को अपना बेस्ट करना है, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके पास बस 5 टॉप 5 एंड देन दैट्स ऑल। 500 पे ही आपके परसेंटेज बनते हैं। टॉप 5 सब्जेक्ट्स, 2 लैंग्वेजेस एंड 3 अदर थिंग्स। ठीक है, यार जो आपका सीबीएसई का जो शीट आएगा ना, उस शीट के पहले पेज पे नहीं लिखना है। जैसे आपको जो पहला पेज रहेगा उस पर आपको ओएमआर रहेगा, आपको अपने नाम को प्रॉपर फिल करना रहेगा, आपको अपना रोल नंबर लिखना रहेगा। फिर उस शीट के बाद जब आप वो शीट पलटोगे तो एक साइड रिटन मतलब लाइंस खींची रहेंगी जिस पे आपको लिखने के लिए रहेगा, और दूसरी साइड भी लाइंस खींची रहेंगी। पहले वाले पेज पे मत लिखना, यानी जिस पेज पे आप ओएमआर वगैरह फिल करेंगे, आप अपना डिटेल्स फिल करेंगे, उसके अगले वाले पेज पे आंसर्स मत लिखना। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आपको वो पेपर चेक होता है ना, तो आपका पहला पन्ना फाड़ दिया जाता है। फाड़ दिया जाता है इसलिए ताकि आपका कोई भी डिटेल, कोई भी चीज़, आपका ऐसा चीज़ नहीं जाए किसी भी चेकर के पास जिससे कि आपके बारे में किसी चेकर को पता चले, और चेकर उसको कोई भी ऑर्डिनरी स्टूडेंट ट्रीट करे, ना कि अगर उसको कोई जानता हो, कोई जान पहचान को अपने स्कूल का हो, तो वैसा उसको एक्स्ट्रा नंबर ना मिले, सो एज टू मेंटेन इक्वालिटी अमंग द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पहला पन्ना फाड़ दिया जाता है। तो आप हमेशा सेकंड पेज से शुरू करना। पहला पेज जिसमें आप ओएमआर फिल किया उसको टर्न किया, फिर उस पेज पे नहीं लिखना है, तीसरा जो पेज है उस पर अपना आंसर शीट स्टार्ट करना है। ठीक है, पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स, व्हाट आर दीज थिंग्स? पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स, लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो सी, पेपर प्रेजेंटेशन मतलब आप अपना जो आंसर बुकलेट, वो आप कैसे जा करके उसके हाथ में थमा रहे हो, जो चेकर है उसके हाथ में आप कैसे दे रहे हो। मतलब अगर आपने हैंडराइटिंग बहुत सही करी है, बहुत बढ़िया, लिख दिया, पूरी कहानी लिख दी, पूरा चैप्टर लिख दिया, बहुत बढ़िया, क्या आपको लग रहा है कि उस केस में इन्विजिलेटर आपको नंबर देगा या चेकर आपको नंबर देगा? नो। व्हाई? उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो पूरा कहानी पढ़े। ही जस्ट वॉन्ट्स कि भाई उसे कहीं से वो आंसर, जो वर्ड्स चाहता है, जो पर्टिकुलर वर्ड्स पे वो नंबर देगा, वो वर्ड्स उसे मिले। अब वो वर्ड्स कहाँ मिलेंगे? तो भाई आपको उसको दिखाना पड़ेगा कि हेलो,
ये वर्ड मैंने यहाँ लिखा है, और अगर मैंने यहाँ लिखा है, आप इस वर्ड को तुरंत देखो, आप मुझे नंबर दो। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप बस मुझे नंबर देते चलो। तो वो वर्ड्स जो होते हैं ना, सीबीएसई केवल पर्टिकुलर वर्ड्स ढूंढता है। तो आप अब आपको अपने जो वर्ड्स, जो आप कीवर्ड्स जो आप अपने क्वेश्चन में यूज़ कर रहे हो, जिसके बेसिस पे कि आपको इन्विजिलेटर नंबर देगा, वो आपको हाईलाइट करना है। तो जहाँ पे आपको, या तो आपको अगर फ्लुएंसी है कि आप ब्लू ब्लैक दोनों इंटरचेंज करके लिख सकते हो, तो फिर आप आराम से ब्लू पेन से लिखा, फिर ब्लैक पेन से कीवर्ड्स लिखे, फिर ब्लू पेन से लिख सकते हो। या फिर ब्लू से पूरा आंसर लिख दिया, और फिर जब आपको याद आ रहा है कि नहीं अभी मैं तो भूल गया कि मैंने कीवर्ड्स अंडरलाइन किया है नहीं किया है, वो कीवर्ड्स जब आपको हाईलाइट करने का याद आएगा, तो आप फिर सीधे ब्लैक पेन उठाओ, अंडरलाइन करो। ये नहीं कि आप उसको बैठ के डबल कर रहे हो। सीबीएसई के रूल्स कहते हैं कि आप ज़्यादा रंगीन नहीं करना आपको अपने पेपर को, ठीक है। सजाने मत लग जाना, फूल पत्ती मत बनाने लग जाना उसमें, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सीधे सीधे आप ब्लैक पेन लो और ब्लू पेन लो, दो पेन आप हमेशा अपने साथ रखना, और पेंसिल भी रखने का मन है तो रख सकना, और स्केल। दीज 4 थिंग्स, स्केल और पेंसिल, आई थिंक सो कि आपको केवल मैथ्स के एग्जाम में अलाउड है, मैथ्स और साइंस के एग्जाम में। हाँ, आप जैसे ही क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो, तो क्वेश्चन मत लिखना, क्वेश्चन लिखोगे टाइम बर्बाद होगा, क्यों लिखना है क्वेश्चन। सीधे लिखो आंसर 13, आंसर 14। नाउ जैसे मैं लिख रहा हूँ आंसर 13, ठीक है, वहाँ पे लाइन खींचा रहता है, लेफ्ट हैंड साइड से लाइन खींचा रहता है, लेफ्ट हैंड साइड के इधर आंसर 13 लिखना, अंडरलाइन करना, और फिर आंसर लिखना शुरू करना ब्लू पेन से। ब्लू पेन से जब पूरा आंसर लिख दिया, ओवर राइटिंग बोर्ड में नहीं करनी है, रिमेंबर, ओवर राइटिंग नहीं करनी है। और ब्लैक पेन से आप केवल उसको अंडरलाइन कर दो, और अगर आप फ्लुएंट हो ब्लू ब्लैक इंटरचेंज करके लिखने में, तो फिर यू कैन राइट विद ब्लैक, बट डू नॉट ओवर राइट, ठीक है। कि आप ब्लैक पेन से अपने कीवर्ड्स को हाईलाइट करो, डू नॉट ओवर राइट, डू नॉट स्क्रिबल। अब हम जैसे बच्चे क्या करते हैं, मतलब आप जैसे बच्चे, कि लिखा कुछ, लगा कि नहीं ये गलत है, मतलब रगड़ दिया, बस उसे रगड़ दिया, जितना जितना उसे घिस सकते हो घिस दिया। अब क्या होगा कि अब जब आप अपने पेपर देखोगे ना, तो यू विल फाइंड कि आपका पहला जो नजर जाएगा वो केवल उसी वर्ड पे जाएगा जो आपने घिसा है। सो इट्स लाइक, डू नॉट डू दैट। क्यों आप अपने जो चेकर है, कॉपी चेकर है, उसको आप क्यों चाह रहे हो कि भाई तुम वो घिसे हुए को क्यों देखना है तुम्हें। यार आप तो ये चाहते हो ना कि भाई तुम मेरे आंसर्स को देखो, आप मेरे कीवर्ड्स को देखो, आप मुझे नंबर दो। आप मेरे उस घिसे हुए वर्ड को क्यों देख रहे हो। अब ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है कि भाई वो घिसे हुए वर्ड को एक पर ही आंक जाएगी। तो यू डोंट वांट दैट, और वो एक बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है कि भाई बच्चा यू नो कि उसमें पर्टिकुलरली वो श्योर नहीं है कि वो लिखना क्या चाहता है। ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट इन राइटिंग हिज आंसर। दिस इज द मेंटालिटी दैट यू विल डेवलप वाइल स्क्रबिंग ऑन द चेकर्स माइंड। तो वो उस हिसाब से फिर आपके नंबर्स रिड्यूस कर देगा। तो इसकी ज़रूरत नहीं है। वॉट यू कैन डू, अगर गलत हो गया कोई बात नहीं, गलत हुआ सिंगल स्ट्राइक, दैट्स ऑल। सिंगल स्ट्राइक डालो, जस्ट कंटिन्यू विथ योर आंसर। कोई कुछ नहीं बोल रहा। सीबीएसई आपको ये थोड़ी ना बोला कि भाई मेरे तुम्हारा पूरा पेपर एकदम साफ होना चाहिए, तुम्हारा एक कट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर कंप्यूटर की तरह पूरा A to Z लिख दो, सब प्रॉपर सही से होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना बोला है। इंसान है, इंसान से ही गलती होती है, गलती हो गई कोई बात नहीं, काट दिया सिंगल। और एक बार देखो, ध्यान रखना, जब आप कभी एक बार गौर करना, एक सिंगल स्ट्राइक देना पूरे पेपर में, और एक जगह कहीं घिस देना अच्छे से। अब फिर आप देखना कि क्या आपको वो स्ट्राइक वाला चीज दिख रहा है, आपको नहीं दिखेगा। एट वन गो आपको नहीं दिखेगा, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना होगा, एंड देन जब आप उस वर्ड पे आओगे तब आपको लगेगा कि नहीं वो कटा हुआ है, और फिर तब आपको लगेगा कि नहीं अच्छा ये बच्चे ने काटा होगा। बट ऐसे वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं रहेगा। एंड व्हेन अगर आप ब्लैक पेन का ऑलरेडी यूज़ कर लिए हो, तो आपका कीवर्ड्स ऑलरेडी हाईलाइटेड है और वो कट वाला हाईलाइट नहीं है, तो उस केस में इन्विजिलेटर जो चेकर होगा वो आपका सीधा कीवर्ड्स देख के टिक टिक करता जाएगा और आपको मार्क्स देता जाएगा। आपके उस कटे हुए पे वो ध्यान ही नहीं देगा, तो आपकी गलती पे ध्यान नहीं गया, इन्विजिलेटर भी खुश, आप भी खुश, आपको नंबर मिल रहा है ना। ये हो गया। अब नेक्स्ट इज डू नॉट स्क्रिबल, ये मैंने बता दिया। नाउ दो अलग अलग आंसर्स में, जैसे लेट्स से ये क्वेश्चन नंबर 5 है या क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 और 6 के बीच में मिनिमम एक लाइन का तो गैप छोड़ देना। एक लाइन का, 2 लाइन का, जितना आप चाहते हो, दो, ज़्यादा नहीं किया, नहीं कि एक पन्ना ही छोड़ दिया कि अब दूसरे पन्ने पे अगला आंसर करेंगे, ऐसे नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन लिखा,
एक या दो लाइन छोड़ दी, दूसरा क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन नहीं लिखना, सॉरी, आंसर से लिखना है। आंसर लिखा एक, ठीक है, एक आंसर लिखा, दो लाइन छोड़ी, दूसरा आंसर लिखा। परफेक्ट। नाउ दिस इज ऑल्सो कि आप लाइन्स लीव करके आंसर लिखो, तो क्या होगा कि डिस्टिंक्शन बनेगी। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 के हिसाब से आंसर दो, ये मार्क्स दो, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 के हिसाब से मार्क्स दो। कि ऐसे क्या होगा कि आप कंपाइल करके लिखोगे, वो क्वेश्चन नंबर 5 आंसर 5 ऊपर में लिखा होगा, तो उसे लगेगा कि इतना बड़ा आंसर 5 है। ठीक है, बहुत बार ध्यान नहीं जाता है, तो फिर गलतियों के चांसेस बढ़ सकते हैं। पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, बिकॉज पेपर प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप अपने पेपर को इन्विजिलेटर या चेकर के सामने कैसे रख रहे हो कि उसे आसानी हो आपका पेपर चेक करने में। ठीक है, नाउ पेपर प्रेजेंटेशन के बहुत सारे टिप्स हैं, बहुत सारे ट्रिक्स हैं। व्हाट आई फील इन्विजिलेटर डज और द चेकिंग पर्सन डज इज़ दैट, देखो उनके पास प्रेशर बहुत रहता है, वो आपके पेपर में चेक करने में टाइम नहीं देंगे। सो आपको वो क्या करते हैं भाई, आप वो आपका पूरा पेपर पीछे से पलट लेते हैं, ठीक है, एंड देन अगर 32 शीट्स हो गए, वो पूरा पीछे पलट लेंगे, एंड देन दे जस्ट स्क्रॉल एंड देन दे सी कि कितने पन्ने इसने पीछे के छोड़े। मतलब अगर बहुत पन्ने पीछे के छोड़े हैं, दैट मीन्स द स्टूडेंट इज़ नॉट दैट गुड इन स्टडिंग। तो वो फिर उस मेंटालिटी के हिसाब से आपको नंबर कम देने लगता है। और अगर वो पीछे से पलट के देख रहा है कि नहीं ठीक है, ज़्यादा नहीं, एक दो पन्ने छोड़े हैं, बाकी मतलब पूरा भरा है इसने, तो भरा है का मतलब कि बच्चा अच्छा है, तो आपको ज़्यादा नंबर देने के चांसेस रहते हैं। तो आप ऐसे कैसे आप शीट्स को ज़्यादा से ज़्यादा भर सकते हो। अब ऐसा थोड़ी ना है कि बीच में 4-5 खाली शीट छोड़ दिए फिर भरते चलेगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि जैसे आपको जो पेपर रहता है, ठीक है, पेपर के आपको राइट हैंड साइड में एक स्केल का गैप देके, एक स्केल रख के आप उसको गैप देके लाइन खींच लो, और फिर आप हर पेज में ऐसा कर लो। तो क्या होगा, ये जो आपकी इतनी बड़ी शीट थी, अब वो रिड्यूस होकर इतनी में ही आपको लिखना है। तो क्या होगा, आपका जो लेंथ ऑफ आंसर्स होगा वो ज़्यादा होता जाएगा, तो आपके नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा यूज़ होंगे। ठीक है, दिस इज़ अनदर पॉइंट कि आप मेंटली जो इन्विजिलेटर है, जो चेकिंग पर्सन है, उसको समझो कि वो उसका मेंटल स्टेट क्या है, और उस हिसाब से आप काम। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको MCQs पूरे के पूरे सही होने चाहिए, तभी आप फुल ला सकते हो। मतलब अगर आपके MCQs गलत हैं तो इन्विजिलेटर भी आपको कैसे भी आपको नंबर्स फुल नहीं दे सकता है। क्वेश्चन आंसर में क्या है कि ठीक है, बच्चे ने सारा MCQ करा है, सब करा है, ये जो चेकिंग पर्सन है वो समझता है कि ठीक है बच्चा अच्छा है, तो इसको नंबर्स दो। बट द पॉइंट इज अगर क्वेश्चन आंसर में कहीं एक दो जगह गलती कर दी तो ठीक है, वो स्किप कर देता है, आपको फुल दे देता है। बट अगर आप MCQ में गलती करोगे तो नो वन कैन नॉट डू एनीथिंग, बिकॉज वो 0-1 का ही गेम है। ठीक है, तो नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज कि आपको MCQ सारे सही करने हैं। एंड SST में मैप वर्क भी रहता है, तो मैप वर्क भी SST में सारे सही होने चाहिए। और मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, इस सब में केवल MCQs होते हैं, तो वो आपके MCQs सही होने चाहिए। नाउ एम सी क्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। MCQs में क्या होता है कि या तो सही है तो 1, गलत है तो ख़त्म, 0। तो MCQs आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड यू हैव अ हाई एडवांटेज इन MCQs, बिकॉज आपने अगर सही करा तो कोई नहीं काट पाएगा। ठीक है, असर्शन रीजन में क्या होता है कि बहुत लंबे लंबे ऑप्शन होते हैं, जैसे बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बहुत लंबा आंसर है। तो MCQs में आपको टाइम भी सेव करना रहता है, बिकॉज आपको जो मैक्सिमम अपना टाइम देना है वो आप लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस में दो। लॉन्ग आंसर वाले में अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो इन्विजिलेटर को लगेगा कि हाँ बच्चे को थोड़ा सा तो नॉलेज है, बच्चा कुछ लिख तो रहा है। तो बच्चा जब लिख रहा है तो आपको अपना टाइम MCQs में नहीं बर्बाद करना, आपको अपना वो टाइम लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस में ज़्यादा यूज़ करना है, ताकि आपका एक ज़्यादा प्रोडक्टिव आंसर निकले। तो MCQs में कैसे टाइम सेव करें, अब ऐसा थोड़ी है कि MCQ छोड़ के ही चले जाएंगे, नहीं, MCQ करना है। कैसे करना है, तो भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन सी। अब ऐसे आप जैसे जो बच्चे करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन ए, दिस 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 पूरा ऑप्शन लिख दिया, तो वैसे आप फर्स्ट गो में मत करो। देखो, स्ट्रैटेजी के साथ काम करो कि आप पहले केवल ऑप्शन ऑप्शन लिखो, और फिर जब आपका पूरा पेपर खत्म हो जाए, जब आप सारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को अच्छे से अपने पूरे कंटेंशन के साथ आप पूरे को बना जाओ। ठीक है, जितना आपका दिल कंटेंट हो जाए कि नहीं भाई अब अपने हिसाब से पूरा सब कुछ फिट कर दिया, तो जब वो स्टेज आ जाए कि जब आपका पूरा पेपर खत्म हो जाए, देन अगर आपको मन है कि नहीं मैं MCQ का पूरा ऑप्शन लिखूं, तो आप फिर से वापस फर्स्ट पेज पे आओ, और फिर आप पहले आपको केवल ऑप्शन ऑप्शन लिखना है। ठीक है, फिर जब आपका पूरा पेपर खत्म हो जाएगा तब जा करके आप उसके आंसर्स लिखो। और अगर आंसर्स नहीं भी लिख पाए तो कोई बात नहीं, बिकॉज यू हैव रिटन दी ऑप्शंस, सो यू आर सिक्योर ऑफ गेटिंग द आंसर राइट।
ठीक है। अब क्या होता है कि जनरली अगर इन्विजिलेटर चेक कर रहा है, बहुत बार क्या होता है कि इन्विजिलेटर्स को आंसर्स, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का मान लो साइंस का पेपर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है रिफ्लेक्शन, ठीक है, ए का, लेट से ए ऑप्शन रिफ्लेक्शन है। तो इन्विजिलेटर को बहुत बार ऐसा भी होता है, इन्विजिलेटर्स को याद होता है कि ठीक है क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन रिफ्लेक्शन है, तो वो अगर उसे पेपर में रिफ्लेक्शन लिखा हुआ दिखेगा तो ही विल गेट इट मोर इजी टू चेक। ठीक है, तो उस केस में आप ज़रूर एक बार जब आपका पूरा पेपर ख़त्म हो जाए तो आप ऑप्शंस भी लिखना। अब आप जैसे पेपर शुरू किया आपने, ठीक है, तो ट्राई करो कि, क्योंकि जब आप पेपर शुरू करते हो आपके पास बहुत टाइम रहता है, लगभग 3 घंटे का टाइम आपको मिलता है। अब प्योर 3 घंटे का टाइम मिलता है। उस 3 घंटे में बहुत बार क्या होता है कि टीचर्स कुछ आ जाते हैं, कुछ डिस्टर्बेंस, तो वो सब होती है। बट जब आप पेपर स्टार्ट करते हो तो आप फ्रेश मूड में रहोगे और तब आप सीधे लॉन्ग आंसर वाले जो सेक्शन है ना, उनको आप पहले हिट करो। क्यों बताऊं? क्योंकि सीबीएसई कहता है कि भाई हाँ आप नंबरिंग के हिसाब से करो, बट वो उसने ये नहीं कहा है कि आप सेक्शंस को इधर से उधर नहीं कर सकते। मतलब आप जैसे आपने सेक्शन ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है, 4 सेक्शन है। ए में लेट से 5 क्वेश्चन है, बी में 5 क्वेश्चन है, सी में 5 क्वेश्चन, डी में 5 क्वेश्चन है, फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप क्या करो, आपको सीबीएसई कह रहा है कि भाई तुम 1, फिर डी का 1, फिर सी का 2, ऐसे करके आप कहीं से भी रैंडम कुछ भी मत हलवा पका दो। सीबीएसई कहता है कि आप नंबर वाइज करो। नंबर वाइज कैसे करो? तो आप जैसे सेक्शन डी है, सेक्शन डी को उठाए, सेक्शन डी में जितने क्वेश्चन हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके करो। आप सेक्शन ए का 1 कर दिया, फिर बी का 2 कर दिया, फिर सी का 3 कर दिया, ऐसे नहीं हलवा पकाना है। ठीक है, आप अगर कर ही रहे हो, आप अगर अपने हिसाब से कर रहे हो तो आप एक प्रॉपर सीक्वेंस लो। आप जैसे जो, और मैं जैसे प्रेफर करूँगा आपको, मैं जैसे बताऊँगा आपको कि आप जो सेक्शन डी होता है, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आप पहले अटेम्प्ट करो। क्यों? क्योंकि आपको उसके पास उस समय आपके पास एम्पल टाइम है। और सेक्शन डी या ई जो लॉन्गेस्ट आंसर, जो लॉन्ग हाईएस्ट मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, उनमें आपको सबसे ज़्यादा वर्ड्स में लिखना है। तो यू हैव दैट मच टाइम, यू कैन राइट द longest possible answer that you can, given the facts, given that you can know the content of the chapters। ठीक है, तो आप सेक्शन डी को पहले करो एंड दैट विल हेल्प यू इन स्कोरिंग मार्क्स। नाउ व्हाई एम आई सेइंग दिस? बहुत बच्चे क्या करते हैं कि भाई अगर वो ए बी सी ऐसे करके अटेम्प्ट किए ना, तो आपको पता नहीं चलेगा, बट मे बी आप बी और सी में मोर देन रिक्वायर्ड आप आंसर्स लिख रहे हो सकता है ना। भाई पूछ रहा है कि व्हाट इज द मेंडल्स क्रॉस। ठीक है, व्हाट इज अ मेंडल्स क्रॉस, मान लो साइंस का पेपर, व्हाट इज अ मेंडल्स क्रॉस। अब भाई बच्चा 2 नंबर के क्वेश्चन में मेंडल्स क्रॉस पूरा 5 नंबर वाला एक्सप्लेन कर दिया। अब क्या होगा? अब ये होगा कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन में अगर उसे 3 मिनट देना था, तो अब बच्चे ने 3 मिनट की जगह 10 मिनट उस क्वेश्चन में दिया। 10 मिनट दे दिया, फिर भी 2 ही नंबर मिलेंगे, और 3 मिनट देता फिर भी 2 ही नंबर मिलेंगे। तो विच इज़ वाइज, यू कैन टेल मी? Obviously spending less time and then getting what you want, that is the higher marks, that is 2 marker। अगर वो 2 मार्कर है, अगर वो लेस मार्क्स वाला क्वेश्चन है, तो आप उस पर क्यों ज़्यादा टाइम दोगे? और ऐसा एक जेन्युइन ह्यूमन हैबिट है कि आप अगर क्वेश्चंस ऐसे सीधे सीधे अटेम्प्ट करोगे तो जो शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस होते हैं वो इजी होते हैं, और ईजियर क्वेश्चंस में आपको आते रहेंगे। अगर आपको आते रहेंगे तो आप जी भर के आंसर लिख दोगे, और अगर आप ऐसा करोगे तो आपके टाइम वेस्ट होंगे। अगर टाइम वेस्ट होगा, सो यू विल नॉट हैव इनफ टाइम टू डू द क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन डी, तो आपके वो छूट जाएंगे, सीधे 5 नंबर गया, सीधे 5 नंबर गया। तो इसलिए मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि आप पहले सेक्शन डी या सेक्शन ई, जो भी हाईएस्ट मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, उनको आप पहले अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो अब जब हाईएस्ट मार्क्स वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए, तो आप पहले सेक्शंस वाइज, जैसे सेक्शन डी अगर हाईएस्ट मार्क्स है, सेक्शन डी अटेम्प्ट किया, उसके 1 2 3 4 5, फिर सेक्शन सी अटेम्प्ट किया 1 2 3 4 5, फिर सेक्शन बी अटेम्प्ट किया 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे करके सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दिया आपने। और फिर सेक्शन ए, दीज आर एमसीक्यूज। नाउ जैसे आप 5 नंबर वाले क्वेश्चंस करते हो, तो बहुत बार क्या होता है, बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर टाइम नहीं मिला, आंसर छूट गया, या आंसर में कुछ लिख रहा था, फिर मेरे को लगा कि नहीं मैं गलत लिख रहा हूँ, या मुझे कुछ और इनपुट करना चाहिए, मैंने पूरा काट दिया। व्हाट इज़ दिस यार? टाइम क्यों बर्बाद करना चाहते हो? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ठीक है, मैं एक बार में खुद से कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट फ्लुएंट,
कुछ मत करो आप। जैसे जो, और ये मैं केवल लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस के बारे में बोल रही हूँ, क्योंकि शॉर्ट आंसर तो इजीली वन या 2 लाइन 3 लाइन्स में 5 लाइन्स में अटेम्प्ट करने रहते हैं, वो तो आसानी से आप अपने थॉट्स को नोट डाउन कर सकते हो विद द पेन। अगर 5 नंबर वाले क्वेश्चन जिनमें आपको पूरा प्रॉपर पैराग्राफ लिखना है, 150 वर्ड्स लिखने हैं, तो उसमें आप जैसे क्वेश्चन है कि इंग्लिश का क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो सी ऑन हिज फील्ड्स, ठीक है, तो आप बैक ऑफ द पेपर में जाओ, ठीक है, आप 32 जो पेज। बुकलेट है आप उसके बैक में जाओ, ठीक है, बैक में ऊपर में लिख दो रफ, ठीक है, रफ लिख दोगे ऊपर में, पेज के ऊपर में आप रफ लिख दो, तो इन्विजिलेटर को लगेगा कि ठीक है ये रफ वर्क है, इसे चेक नहीं करना है, आप ऊपर में रफ लिख दो। एंड देन आप जो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जो आप जिस क्वेश्चन को आप 5 मार्कर को आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो, आप उस क्वेश्चन में कौन कौन से पॉइंटर्स डालोगे, उस सारे पॉइंटर्स को आप पॉइंट वाइज आप जाकर के लास्ट पेज में जाकर के केवल पॉइंट्स लिखो, ठीक है। अब अगर आपके पास एक जगह सारे पॉइंट, सारे आपके थॉट्स जितने थे वो सारे एक जगह कंपाइल हो गए, अब आपको कुछ नहीं करना, अब उन सारे पॉइंट्स को आपको केवल इलेबोरेट करना है, ठीक है। तो व्हाट इट इज़ नाउ क्लियर फॉर यू, इट इज़ नाउ वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर कि भाई मुझे कैसे क्वेश्चन हिट करना है, मुझे क्या क्या कैसे अपने थॉट्स को, ये कहते हैं ना, पिरो के फिर बस उसे कलम से उतार देना है। सो यू विल हैव दैट फ्लुएंसी इन योर आंसर। ऐसा नहीं होगा कि लिख रहे हैं कि जैसे क्वेश्चन जो था, व्हाट डिड लेंचो सी ऑन हिज फील्ड, तो वही लिख रहे हैं कि एट द नाइट देयर वाज अ रेन, ठीक है, उसके बाद फिर लिख रहे हैं कि आफ्टर द रेन द फील्ड वाज डिस्ट्रॉयड, उसके बाद लिख रहे हैं कि द फील्ड वाज ऑफ मेज, ठीक है। तो वैसे करके क्या हो रहा है कि आपको सीक्वेंस वाइज कुछ नहीं आ रहा है, कुछ कभी कुछ जा रहा है, कहीं थॉट्स कुछ जा रहे हैं, कहीं माइंड कुछ बोल रहा है, और बस आप उतारे जा रहे हो, तो इट विल क्रिएट अ बैड इंप्रेशन ऑन द चेकर, यू कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो क्या करो आप सीधे जो 5 मार्कर क्वेश्चन है उनमें लास्ट में जाकर के आप पॉइंट वाइज और सीक्वेंस वाइज, जैसे इंग्लिश हिंदी में क्या होगा कि चैप्टर है, आपको सीक्वेंस पता है कि कैसे कौन कौन से इवेंट्स किस सीक्वेंस में हुआ, बस सीक्वेंस वाइज अपने पॉइंट्स को लिखो, उसको जाकर के बस 5 मार्कर में इलाबोरेट कर दो, क्लियर। दिस इज अनदर स्ट्रेटेजी विच विल हेल्प यू इन सेविंग टाइम। परफेक्ट। नाउ, और अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है, यार डरो मत, ठीक है, डरो मत। कोई आपको ये नहीं कहता कि भाई तुम कैलीग्राफी करके आओ, कैलीग्राफी इज नॉट रिक्वायर्ड, बहुत अच्छा हैंडराइटिंग भी नहीं ज़रूरत है। सीबीएसई वांट्स कि अगर आप तुमको कुछ पता है, भाई तुम बस ऐसे लिख दो कि चेकर को समझ में आ जाए, बस समझ में आना चाहिए, बस इतना लिख दो, इतना क्लियर लिख दो कि बस उसको समझ में आ जाए कि तुमने लिखा क्या है, इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। और उसके लिए भी बता रहा हूँ, अगर आपको हैंडराइटिंग आपको लगता है कि भाई किसी को समझ नहीं आएगी, खुला खुला लिखो, बहुत जगह रहते हैं, बहुत पेज है, ठीक है, इतना आप नहीं भर पाओगे पूरे पेपर को करने के बाद भी, पूरा खुला खुला लिखो, एक वर्ड लिखो, गैप दो, इतना गैप दो, फिर दूसरा वर्ड लिखो, पेजेस भरो, लेकिन ऐसे लिखो कि चेकर को समझ में आए, ठीक है, ये क्लियर है। चेकर को समझ आना चाहिए कि भाई तुमने लिखा क्या है, वरना कोई फायदा ही नहीं है। भाई हम बैठे हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, हैंडराइटिंग इतनी खराब है कि चेकर ही को समझ नहीं आया कि लिखा क्या है बच्चे ने, कपार आंसर देगा, कपार मार्क्स देगा वो तुमको, हाँ कैसे मार्क्स देगा वो, उसको समझ आना चाहिए। तो बस हैंडराइटिंग खराब है, चिंता मत करो, खुला खुला लिखो, पूरा पेपर भरो, एंड देन जस्ट इतना कर दो कि आपको चेकर को समझ आ जाए। जब आप पूरा पेपर कर लोगे ना, तो आपको खुद समझ आना चाहिए कि हाँ भाई मैंने इतना लिख दिया है, इतना क्लियर है, इतना विजिबल है, इतना चेकर को तो जरूर समझ में आ जाएगा, और नंबर दे देगा, बस इतने से मतलब है, ठीक है। अब मैंने कहा था मैथ्स के बारे में, तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना विच इन्वॉल्व्स कैलकुलेशन, स्टेप मार्किंग, गिवन और टू फाइंड अगर आप, या टू प्रूव अगर आप लिख रहे हो, उसके भी मार्क्स मिलते हैं सीबीएसई में। आपका आंसर है उसके भी नंबर मिल रहे हैं, आपके आंसर को आप वर्ड्स में लिख रहे हो उसके भी नंबर मिल रहे हैं। तो बस हुआ क्या कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या ध्यान में रखना है, आपको गिवन लिखना है। जैसे मान लो कि कोई फिगर है, कोई सर्कल का कोई क्वेश्चन है, टैंजेंट गिवन है, वॉट एवर कुछ गिवन है, तो आपको लिखना है कि गिवन दिस इज अ टैंजेंट, ठीक है, फिर दिस इज अ पॉइंट ऑन दिस सर्कल वेयर द टैंजेंट मीट्स द रेडियस,
उसके बाद फिर आपको जितने क्वेश्चन में जितना कुछ डाटा गिवन है वो सारे डाटा आपको गिवन में लिखना है, ठीक है, गिवन लिखना है। उसके बाद फिर आप टू फाइंड लिखेंगे या टू प्रूव, अगर ट्रिग्नोमेट्री या किसी चीज़ का कोई प्रूविंग वाला क्वेश्चन होगा तो आप टू प्रूव लिखेंगे एंड देन यू विल जॉट डाउन कि आपको क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है, ठीक है, तो वो आप वहाँ पे लिखोगे। अब गिवन क्या है वो आप वहाँ पे लिखोगे, तो आप गिवन लिखोगे, आप टू प्रूव लिखोगे। अब आप शुरू करोगे क्वेश्चन सॉल्व करना। रिमेंबर, you will have to treat the copy checker as one who doesn't know anything। मतलब कॉपी चेकर को कुछ नहीं पता, तुमको ऐसा लिखना है क्वेश्चन, तुम्हारे आंसर को पढ़ के कोई 2 साल कोई 5 साल का बच्चा भी समझ जाए कि हाँ भाई इसने आंसर क्या लिखा है। अगर तुम्हारे पास टाइम है ना, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, गिवन है कि 2+√5 को प्रूव करो कि इरैशनल है, तो वो तो 5-10 लाइन में तो 2+√5 तो आसानी से प्रूव हो जाता है कि वो इरेशनल है। केवल P और Q के 2 के फॉर्म में आना रहता है, फिर √5 इरेशनल और ये पार्ट रैशनल हो जाता है, फिर इनइक्वालिटी आ जाती है, तो वो आसानी से जल्दी प्रूव हो जाता है। बट भाई वो तुमने √5 बोला कैसे कि इरेशनल है? मुझे क्या पता, इन्विजिलेटर को क्या पता, कॉपी चेकर को क्या पता, क्यों पता होगा उसे? यू विल हैव टू ट्रीट दैट इन्विजिलेटर एज समवन हु डजंट नो एनीथिंग एंड यू हैव गॉट टू टेल हिम कि भाई क्या सही है क्या गलत है। ऐसा आपको अपने कॉपी के आंसर से पता लगना चाहिए कि आपने जो आंसर लिखा है वो भाई वर्ड बाय वर्ड, जैसे मैं बताऊँ कि जैसे आप 2+√5 को प्रूव कर रहे हो, P/Q पहले लिखा, फिर आप 2 को इस साइड ले गए, P-2Q/Q आया, √5 आया। नाउ आपको लिखोगे वहां पर, नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव वर्ड्स में, नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। फिर आप √5 के इरेशनल वाला पूरा चीज लिखोगे एंड देन यू विल से कि नाउ पुटिंग दिस कंक्लूजन दैट वी हैव ऑफ √5 एज इरेशनल एंड द LHS of the original equation as rational, we can see that as an irrational is not equal to a rational, but we get the opposite thing, so there is a contradiction to our fact and hence the contradiction has arisen due to an incorrect assumption that 2+√5 is rational and so 2+√5 is irrational। पूरा आप वर्ड्स में लिखोगे। अब जैसे आप ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन कर रहे हो, आपको लिखना पड़े, आप वहां पे डायरेक्ट SAS ASA ऐसे करके आप लिखोगे नहीं, आपको वहां पर लिखोगे आप CPCT, ये शॉर्ट टर्मिनोलॉजीज आप नहीं यूज करोगे। आप वहां पे थेल्स थ्योरम का डायरेक्ट आप अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम दिस इज इक्वल्स टू दिस, ऐसा नहीं करना है। वहां पे आपको लिखना है कि भाई अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम द फॉलोइंग लाइन इज अपॉन द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग द सेक्शंस, the ratio of the following sections when a parallel line divides any two lines of a triangle, the ratio of those sections are equal and hence putting the values of the sections we get this upon this is this upon this। आपको word में लिखना है, you will have to write everything in words। तो क्या हो, आपको टाइम लगेगा, आई नो कि आपको टाइम लगेगा, आपको 2-4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टू राइट द थिंग्स इन वर्ड्स एंड देन यू विल फाइंड कि आपका आंसर बहुत क्लियर है। जब आप प्रॉपर स्टेप्स में, जब प्रॉपर वर्ड्स में लिखोगे, यू विल फाइंड कि भाई एक, अगर मैं आपका वो पेपर जब आप प्रॉपर वर्ड्स में लिखोगे, अगर मैं किसी 7 साल के बच्चे को भी दे दूँ वो समझ जाएगा कि आपने क्या करा है, गिवन कि उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आता हो वो समझ जाएगा। ऐसा पेपर करना है, मैथ्स का पेपर ऐसा होना चाहिए, गिवन होना चाहिए, टू फाइंड होना चाहिए, प्रॉपर वर्ड्स में आंसर होना चाहिए। आपको इंग्लिश का यूज़ करना है मैथ्स में, अगर अंग्रेजी खराब है तो भी आप अंग्रेजी डालो मैथ्स में। यू विल हैव टू राइट द स्टेटमेंट्स, प्रॉपर स्टेटमेंट्स एंड आपके स्टेप मार्किंग होती है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप स्टेटमेंट्स लिखो। स्टेप मार्किंग होती है CBSE में, अगर आपका लास्ट में आपका पूरा क्वेश्चन सही है, अगर आपका लास्ट में आपका मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ गलत हो जाए और आपका आंसर गलत हो जाए, CBSE आपको स्टेप के बेसिस पे आपको नंबरिंग देती है, आपको उसके भी मार्क्स मिलते हैं कि भाई तुमने स्टेप ही कर दिया है, बहुत बड़ा काम कर दिया, तो वो आपको स्टेप्स के भी तो नंबर पूरे पूरे लेने पड़ेंगे कि भाई गलती से अगर आंसर भी सही हो जाए तो स्टेप्स के सही नंबर दे दो, मुझे पूरे नंबर दे दो। तो वो कैसे होगा? आपको ऑब्वियसली स्टेप्स प्रॉपर लिखना होगा, आपको बहुत अच्छे से लिखना होगा, तो उसके लिए आपको इंग्लिश यूज़ करना है, आपको स्टेटमेंट्स लिखने होंगे, ठीक है। दिस इज़ वेरी क्लियर। स्टेप मार्किंग होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप स्टेटमेंट्स लिखो, ठीक है। स्टेटमेंट्स आपको स्टेप मार्किंग लिखनी है। आपको आंसर, जैसे आपका लेट से आंसर आया 5, आप 5 को पहले तो डिब्बे के अंदर भर दो,
5 के चारों तरफ आप एक स्क्वायर डिब्बा बना दो, फिर वहाँ पे आप ANS लिख दो आंसर। तो आप वहाँ पे लिखो कि यार AP है, द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ AP इज़ 5 सेंटीमीटर मीटर, जो भी आपको यूनिट्स होगा आपको यूनिट भी मेंशन करना। आपको स्टेटमेंट में, चाहे वो 2 नंबर का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, आपको स्टेटमेंट में मेंशन करना होगा कि द रिक्वायर्ड थिंग हैज़ द वैल्यू दिस। फिर आप एक अंडरलाइन कर दो, फिर आप आंसर लिख दो। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है ना, कभी कभार आपका अगर डिब्बे वाला आंसर गलत हो ना, तो आपका अगर स्टेटमेंट वाला आंसर सही है तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो दीज आर ऑल द प्रिवेंटिव मेजर्स कि भाई अगर मेरे पूरे क्वेश्चन में कहीं कुछ गलती हो गई ना, तो भाई तुम बाकी के नंबर मुझे दे दो, बस उस गलती के ही नंबर काटना, और कहीं के नंबर मत काटना मेरे। और उस गलती के भी नंबर अगर तुम मुझे दे सकते हो तो दे देना। दीज आर सम ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है। तो आप डब्बे के अंदर आंसर लिख दो, और फिर आप अलग से उस आंसर को वर्ड्स के फॉर्म में भी लिखो। क्लियर? बहुत क्लियर। और अब क्या होगा, ये सारी चीज़ हो गई। आपको जैसे जो डायग्राम्स आते हैं ना मैथ्स में, जैसे आपको सर्कल का डायग्राम हो गया, टैंजेंट का हो गया, तो उस सबको आपको प्रॉपर आप कंपास या स्केल लेके जाओ। अब स्केल से बनाओ उसको, ठीक है, गंदा नहीं करना, प्रॉपर स्केल वगैरह लेके जाओ, ठीक है। ये सारी बेसिक चीज़ें आपको लेके जानी है। क्या होगा ना कि उस केस में आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे यार, क्लीन होगी आपकी शीट जितनी अच्छी होगी, जितनी प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी होगी, इन्विजिलेटर खुशी से जा बेटा ले जा, नंबर ले जा। उसके हाथ में नंबर है आपको उस नंबर को अचीव करना है, आपको बस नंबर उसके हाथ से ले लेना है, अपने पास रखना है। तो वही तुम कैसे लोगे, तो आपको अच्छे से अपने पेपर को प्रेजेंट करना है ताकि वो नंबर तुम्हें दे। वो भर के नंबर देते हैं। CBSE इज़ वेरी लीनियंट इन मार्क्स, बहुत लीनियंट है चेकिंग में। आपको उतने ही लीनियंसी के साथ मार्क्स भी लेना पड़ेगा, बट आपको थोड़ा सा अपने शीट को अच्छा प्रेजेंट करना पड़ेगा। मेरे को पूरे वीडियो में जो जो आपको बताना था वो सारी चीज़ें मैंने लिख के रखी थी एक जगह पॉइंट्स में। तो क्या होगा कि मैंने जो पूरे वीडियो में जो जो बताया, दैट वर रिटन पॉइंटर्स, एंड देन व्हाट आई डिड, आई जस्ट सिंपली एलैबोरेटेड दोज पॉइंटर्स। तो क्या हुआ कि मेरा वीडियो भी फ्लुएंट हुआ। आपको नहीं लगा कि नहीं ये कुछ और जा रहा है, ये कुछ और जा रहा है, ये कुछ और जा रहा है, नहीं। बिकॉज if you know the pointers you can straight away elaborate them. These are some रामबाण उपाय, ठीक है, which will help you in scoring marks. भर के मार्क्स मिलते हैं, ले लो जितने मार्क्स लेने हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, अगर आपको लग रहा हो कि नहीं मैं ऐसा लिखूंगा, जितना सर ने बताया वो मैं करूँगा, तो मेरे को अच्छे नंबर मिलेंगे। इफ़ यू फाइंड द वीडियो हेल्पफुल देन श्योरली गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल टू रिसीव फर्दर नोटिफिकेशंस, फर्दर गाइडेंस एंड कंप्लीट सिलेबस का आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। और कहाँ तक, केवल CBSE तक ही नहीं, JEE लेवल। Ready for the competitions, ready for CBSE boards. So best of luck guys. Prepare for your board exams class 10 and 4th, ठीक है। So prepare for the board exams and meet you after the boards.